बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ पाकिस्तान जो आपका है उसकी ग्रेड 11 के चैप्टर 9 की। और इसमें जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। देखिए, अगर हम साइन थीटा का ग्राफ देखें तो जस्ट लाइक अ वेव ये ग्राफ आपका होता है। तो ये जो टॉप की वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली मैक्स वैल्यू, और ये जो बॉटम की वैल्यू होती है जिसे हम ट्रफ भी कहते हैं फिजिक्स में, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली आपकी मिनिमम वैल्यू। अब मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर मुख्तलिफ वैल्यू जो होती है आपकी एंगल की वो डिफरेंट होती है। जैसे हम बात करते हैं कि साइन 0 पे आपका 0 होता है, जबकि साइन 90 के ऊपर आपका 1 होता है। इसी तरह साइन 180 पे आपका 0 होता है एंड साइन आपका 270 पे -1 होता है। तो बेसिकली आपकी ये आपकी आ जाती है मैक्स वैल्यू। इसी तरह आपकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वो ये आ जाती है। सेम इज़ द केस जब हमारे पास एंगल के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है या डिवाइड हो रही होती है, उस केस के अंदर जब हमारे पास फंक्शन इस तरह का गिवन हो कि हम क्या देते हैं कि फंक्शन हमारे पास है a प्लस बी कॉस थीटा या a माइनस बी या a प्लस बी साइन थीटा। तो इस केस के अंदर हम जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। हमारे पास इसका एक सिंपल फार्मूला है एंड दैट इज यू कैन से मैक्स जो वैल्यू है दैट इज a प्लस मॉडुलस ऑफ b। इसी तरह अगर मिनिमम की बात करें तो ये होता है आपका a माइनस मॉडुलस ऑफ b। अब b से मुराद क्या होता है? जो फंक्शन के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है। इस केस में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू b है। अब मॉडुलस की या एब्सोल्यूट वैल्यू बार जो होता है इसका क्या पर्पस होता है? ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, यानी यू कैन से नेगेटिव b इज इक्वल टू पॉजिटिव b, यानी ये नेगेटिव वैल्यू को उसके इक्वेट कर देता है। सो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज a प्लस मॉडुलस ऑफ b। अगर मैं कहता हूं तो 2 प्लस -2, तो मेरे पास ये आ जाएगी आपकी 4। इसी तरह अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मेरे पास a माइनस मॉडुलस ऑफ b, तो ये आ जाएगा 2 माइनस -2, तो ये 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फंक्शन की मैक्स वैल्यू जिसको मैंने कैपिटल M से शो किया है और मिनिमम वैल्यू जिसको मैंने स्मॉल m से शो किया है, सो मैक्स आ गई मेरे पास 4, मिनिमम आ गई मेरे पास 0। सो बेसिकली ये मेरे पास इसका मेन कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम अगले क्वेश्चंस पे चलते जाते हैं। जैसे अगले को देखें, यहाँ पे साइन थीटा का फंक्शन है। सो यू कैन से अगर मैं इसकी बात करूँ सो मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 2/3 प्लस -1/2। सो अगर इसको करें तो 2/3 प्लस 1/2, हम एलसीएम लें 6, 3 2 6, 2 2 4 प्लस 2 3 6, 3 3 1, तो मेरे पास आ गया ये 7/6। इसी तरह अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो 2/3 माइनस -1/2। सो सेम इज द केस 2/3 माइनस, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो ये आ गया 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं मेरे पास एलसीएम आ गया 6, 3 2 6, 2 2 4 माइनस 2 3 6, 3, ये आ गया 1/6। सो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है एंड ये उसकी मिनिमम वैल्यू है। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ तो मेरे पास मैक्स वैल्यू आ जाएगी। सेम इज द केस, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो ये आ जाएगा 1/5 प्लस -2। सो यू कैन से 1/5 एंड 2/1। अगर हम एलसीएम लेते हैं ये मेरे पास आ जाएगा आपका 5, 5 1 5, देन 1 5 5 10, तो ये आ जाएगा 11/5। सेम इज द केस अगर मैं मिनिमम की बात करूंगा तो मिनिमम के लिए मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1/5 माइनस -2, तो ये आ जाएगा 1/5 -2। सो बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं -9/5, सो ये इसकी आ जाएगी मिनिमम वैल्यू।
और ये आ जाएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह अगर लास्ट पार्ट की बात की जाए तो लास्ट पार्ट के अंदर मेरे पास है आपका A 7 एंड B इज 3/5। तो कैपिटल M जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 7 + 3/5 यानी 7 + 3/5। हम एलसीएम लेंगे तो 5 1 5 5 35 + 3 तो ये आ जाएगा 38/5। सेम इज द केस अगर मैं मिनिमम की बात करूंगा तो 7 - 3/5 अगर हम बात करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 - 3/5। अब हम अगर इसकी एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा ये 5 1 5 5 35 - 3 दैट इज 32/5। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि मैक्स वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया है, अब जो क्वेश्चंस आ गए हैं उनके अंदर बेसिकली आपके रेसिप्रोकल्स फंक्शन आ गए हैं। अब रेसिप्रोकल फंक्शंस के अंदर हमारे पास किस तरह से करते हैं इसको देखते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1 इज फाइंड मैक्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ मेन फंक्शन। उसके बाद हमारे पास इसके 2 केसेस हैं। यू कैन से केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है, इफ मैक्सिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 यानी दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या होगा कि जो आपका रेसिप्रोकल का मैक्सिमम वैल्यू इसको हम एम डैश कहते हैं एंड मिनिमम वैल्यू को हम स्मॉल एम डैश कहते हैं। तो ये बराबर होगा 1/m एंड m डैश होगा 1/m। इसी तरह केस 2 ये है कि अगर आपका इस तरह से आ जाए कि इफ़ मैक्स वैल्यू जिसे हम स्मॉल m से शो किया था मेन फंक्शन की, वो तो 0 से बड़ी है लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 से लेस है यानी ऑपोजिट साइन। अगर आपके ये ऑपोजिट साइन आ जाएंगे देन m डैश जो कि उसकी हमने सपोज की है मैक्स वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, ये आ जाएगी 1/m एंड स्मॉल m डैश बराबर होगा 1/m के। ये हमारे पास 2 केसेस यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अब हम उनके लिहाज से अपने क्वेश्चंस को करेंगे। सो अगर हम इनको स्टार्ट करते हैं, देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ डिनोमिनेटर के अंदर 4 + 3 sin थीटा। तो स्मॉल m जो कि उसकी मैक्स वैल्यू है ये आ जाएगी मेरे पास a + b मॉडुलस यानी 4 + 3 दैट इज 7। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो ये मेरे पास आ जाएगी 4 - आपका 3 दैट इज 1। अब चूंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो हमारे पास आ जाएगा केस नंबर 1। नाउ लेट m डैश एंड m डैश आर मैक्स एंड मिनिमम values of reciprocal function। देन अब हम बात करेंगे चूंकि ये केस नंबर 1 है तो m डैश मेरे पास बराबर होगा 1 आपका m के। तो इस केस के सिनेरियो के अंदर ये मेरे पास आ जाएगा 1/1 यानी कि 1। सेम इज द केस m डैश जो स्मॉल है दैट इज 1/M दैट इज 1/7। सो मेरे पास ये आ गई उसकी मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी आ गई उसकी मिनिमम वैल्यू। इसी तरह अगर मैं दूसरे फंक्शन की बात करता हूँ यहाँ पे, अब मेरे पास जो स्मॉल कैपिटल M है ये आ गया 1/2 + -5। तो बेटा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं मेरे पास आ गया 2 2 1 = 2 1 + 1 2 = 2 ये आ गया 2 5 = 10 तो ये आ गई 11/2 के। इसी तरह अगर मैं स्मॉल m की बात करता हूँ तो ये आ गया 1/2 - -5। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 - 5। सो 2 1 2 1 = 2 1 - 10 तो -9/2। अब देखिए
एक वैल्यू मेरे पास आ गई है पॉजिटिव, दूसरे वाली वैल्यू मेरे पास आ गई है नेगेटिव। अगर आपकी एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक वैल्यू नेगेटिव होगी, केस हो जाएगा 2। अब m डैश बराबर होगा 1/m के, यानी 1/11/2 डबल डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा 2/11। सेम इज द केस अगर हम बात करते हैं स्मॉल m की, तो ये आ जाएगा 1/m, यानी 1/-9/2, तो ये आ जाएगा आपका -2/9। नाउ ये हमारे पास हो गए सॉल्व, यू कैन टेक द पिक्चर एज वेल। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर, जहाँ पे मेरे पास अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ, ये आ जाएगी 1/3 प्लस -4, 1/3 प्लस 4। अगर हम एलसीएम लेते हैं 3 1 ज़ा 3 1 1 3 ज़ा 3 3 + 4 12, यानी 13/3 के। इसी तरह अगर मैं स्मॉल m की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1/3 माइनस -4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 माइनस 4। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 3 12, सो बेसिकली -11/3। अब चूंकि एक वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है, एक वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, तो केस हो गया 2। केस 2 होगा तो m डैश बराबर होगी 1/M, यानी 1/3/13, चूंकि डबल डिवाइड हो रहा है 13/3। सेम इज द केस m डैश मेरे पास होगा 1/m, 1/-11/3, तो ये आ जाएगा डबल डिवाइड होके -3/11 के। सेम इज द केस विद द लास्ट पार्ट एज वेल। अगर हम उसकी बात करते हैं तो बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल M, दैट इज 3 + 2/5। अगर हम एलसीएम लेते हैं 5 15 + 2, दैट इज अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ गया 17/5। सेम इज केस अगर हम स्मॉल m की बात करते हैं जो कि मेन फंक्शन के मिनिमम को शो करता है, तो मेरे पास क्या होगा आपका 3 - 2/5। अगर हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 5 1 5 15 - 2, दैट इज 13/5। अब चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर दोनों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होंगी हमारे पास आ जाएगा केस नंबर 1। नाउ हमारे पास क्या होगा, m डैश इज इक्वल टू 1/m, एंड दैट इज 1/13/5, यानी 5/13। एंड जो आपका स्मॉल m डैश होगा दैट इज 1/m, यानी 1/17/5, यानी 5/17। इस तरीके के साथ हमारे 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास द नेक्स्ट थिंग इज, अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है मेन, दैट इज डोमेन एंड रेंज कॉन्सेप्ट। डोमेन एंड रेंज कॉन्सेप्ट के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है हमारे पास वो ये है कि अगर बात की जाए जर्नल फॉर्म के अंदर तो क्या होता है कि शॉर्टकट वो ये है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, डोमेन is always real number. Tan theta and cot theta range is always a real number. बेटा ये 2 चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रख लेंगे तो आपके लिए आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे सिमिलर या सेम, बहुत इजी। अगर हम इसको देखते हैं तो मेरे पास जो मेजर चीज़ है दैट इज बेसिकली 2 तरह के इंटरवल होते हैं, यानी एक होता है आपका ओपन इंटरवल, एक होता है आपका क्लोज इंटरवल। अब देखिए ओपन इंटरवल में क्या होता है कि अगर हम वैल्यूज को इस तरह लिखते हैं, यानी -∞ टू +∞ स्मॉल ब्रैकेट के साथ, या -∞ टू +∞ इस तरह से, या x ग्रेटर देन -∞ लेस देन +∞। ये तीनों लिखने के अंदाज हैं। इनका मतलब क्या होता है, अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, -1 एंड
प्लस 1। इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट के साथ जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज नॉट इंक्लूडेड। लेकिन अगर आपका क्लोज इंटरवल होगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, -1 +1, या यू कैन से x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, और यू कैन से x इज इक्वल टू 0 ±1। सो ये मेरे पास लिखने के जो अंदाज होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो इंटरवल है दैट इज इंक्लूडेड। अब हमारे पास मेन जो बात है वो ये है कि डोमेन क्या है। बेसिकली एवरी पॉसिबल वैल्यू ओवर विच फंक्शन इज डिफाइंड, जहां पर फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है उससे हम कहते हैं कि ये आपकी डोमेन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फंक्शन है 1/x, तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। अगर मैं पुट करूँ 2 मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.5। लेकिन अगर मैं पुट करता हूँ 1/0 तो मेरे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। सो सिंपल एक बात माइंड में रखें, कभी भी अगर 0 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा इन्फिनिटी। सिर्फ एक केस ऐसा है जिस पे आपका अनडिफाइंड हो जाता है, हमने सिर्फ इस चीज से बचना है। अगर अनडिफाइंड नहीं होगा इसका मतलब फंक्शन आपका डिफाइंड है। अब जैसे हमने बात की साइन, कॉस और टैन की, अब हम इसको डिफरेंट तरीके से इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। और उसके बाद अगर मैं डिफाइन साथ में लास्ट कर दूं रेंज। रेंज क्या होता है, एवरी वैल्यू दैट कम्स आफ्टर पुटिंग डोमेन वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज। लो जी, ये हमारे पास थोड़ा सा एक जनरल कॉन्सेप्ट था, हम इसकी इन डेप्थ में जा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपका एमसीक्यूज में आता है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। चलिए जी, मेन पॉइंट हमारे पास है जी, पहले अब साइन और कॉस की मैंने बात की कि इनकी जो डोमेन होती है दैट इज ऑलवेज इन्फिनिटी, यानी रियल नंबर्स, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। पहले हम मेन फंक्शन की अगर बात कर लें दैट इज बेसिकली, पहले मैं कहता हूं डोमेन ऑफ कॉस एक्स दैट इज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अगर मैं इसकी रेंज की बात कर लूं तो रेंज ऑफ कॉस एक्स क्या होती है, नॉर्मली -1, 1, और ये वैल्यूज आपकी इंक्लूडेड हैं फॉर दी कॉस। नाउ अब अगर आपका कोई भी फंक्शन है, जैसे वी कैन से नाउ रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 7 cos 4x। अब हमने बेसिकली जो फंक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 7 4x होगी वो भी क्या होगी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी और रियल नंबर्स। अब ये उसकी आ गई मेरे पास डोमेन। अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज के अंदर एक सिंपल सी बात है, अगर कोई वैल्यू फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी तो आपने स्ट्रेट अवे उस वैल्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी अगर हम बात करते हैं y लेस देन इक्वल टू -1 एंड 1, अब वी कैन से पुट y इज इक्वल टू cos 4x, तो ये तो आ जाएगा cos 4x 1 -1, बट वी नीड टू मल्टीप्लाई 7 एज वेल। हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा -7 cos 4x 7। सो बेसिकली रेंज मेरे पास आ चुकी है -7 और 7 के बीच में, और यू कैन से -7 एंड बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड। अब अगर हम इसी को शॉर्टकट मारते हैं, ये भी कॉस फंक्शन है, डोमेन क्या होगी, हमने बात की है कि साइन या कॉस का कोई भी होगा उसकी डोमेन इज ऑलवेज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी।
एंड रेंज, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 है तो रेंज भी आपकी फिक्स हो जाएगी -1 and 1 and both values are included. So basically ये चीज़ भी हमारे पास क्लियर होगी. Now if we talk about the third function, अगर यहाँ पे बात करें सेम इज द केस, इसकी डोमेन क्या होगी, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि डोमेन ऑफ साइन जो आपकी होती है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2x/3. तो बेसिकली d ऑफ y ऑफ दिस फंक्शन इज -∞ टू +∞. एंड अगर मैं रेंज की बात करूं, क्योंकि इस फंक्शन के साथ जो मल्टीप्लाई चीज हो रही दैट इज 1, सो ये भी क्या हो जाएगी आपका -1 and 1. सो दैट्स इट फॉर दिस वन. अब हमने यहाँ पे साइन कॉस इनके सीख लिए. नाउ कम टुवर्ड्स दी tan और कॉट की हमने बात की थी. इनकी जो रेंज है वो फिक्स है, -∞ टू +∞. अब अगर हम बात की जाए, जो फिलहाल हम बात करते हैं पहले tan की. tan में क्या होता है, tan x इज इक्वल टू साइन x ओवर cos x. मतलब क्या हुआ कि अगर ये cos 0 होगा तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी. अब cos 0 कहाँ पे होता है, cos 0 होता है आपका 90 पे, उसके बाद 270 एंड सो ऑन. यानी 90 का मल्टीपल आपका 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, अगर हम बात करें 540 लाइक दिस. बेसिकली हम कह सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू π/2 इंटू 2n+1. बेसिकली अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें हमारे पास आ जाएगा 3π/2. अगर 0 पुट करें वेयर n बिलोंग्स टू z. अब इसी को अगर हम उसके फंक्शन की बात में बात करें तो मेरे पास जो डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 4 tan πx इज, अब इसको लिखने का जो जनरल मेथड है, x इसके बराबर नहीं होना चाहिए, बट मैं कहता हूं पुट x इज इक्वल टू πx. तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा πx, यहाँ पे आ जाएगा 2n+1 π/2. अब चूंकि मुझे x अकेला चाहिए, पाई से पाई कैंसिल, तो x नॉट इक्वल टू 2n+1/2. अब बेटा इसका सिंपल सा लिखने का तरीका क्या है कि जो डोमेन है वो क्या होगी मेरे पास r, एवरी वैल्यू ऑफ रियल नंबर माइनस x बिलोंग्स टू r. एंड इसके बाद हमारे पास क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू 2n+1/2 एंड n बिलोंग्स टू z. सेम इज द केस जो इसकी रेंज होगी, रेंज इज हमने पहले बात कर ली थी, वो ऑलवेज क्या होती है -∞ टू +∞. सो ये मेरे पास है आपका मेथडोलॉजी किसको सॉल्व करने का, tan का. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट कॉट, सेम इज द केस. यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉट के अंदर भी कॉट क्या होता है आपका, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. एंड साइन जो आपका है वो 0 कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे, 180 पे, उसके बाद आपका 360 पे, यानी आपका 180 का मल्टीपल. यानी यू कैन से ये चीज़ है x शुड नॉट इक्वल टू n π. अब सेम इज द केस हम क्या करते हैं, हम अगर इसकी डोमेन निकालना चाहते हैं तो हम कर देते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं. कैसे कि हमें पता है y इज इक्वल टू 7 cot π/2x. हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू π/2x, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2x. एंड यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, जब हमने बात की n π की, तो बेसिकली पाई से पाई कट गया, तो x बराबर नहीं होना चाहिए 2n के. सो अब डोमेन इसी y की वी कैन राइट रियल नंबर माइनस x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू 2n. और अगर जनरल बात करें n बिलोंग्स टू z. इसी तरह जो इसकी रेंज होगी दैट इज
negative infinity to positive infinity. Same is the case. Now we have the last function that is secant 4x. अगर हम secant 4x की बात करते हैं, secant क्या होता है? बेसिक cosecant x is equal to 1 over sin x. अब सेम इज द केस अगर हम sin x की बात करते हैं तो यहाँ पर इट शुड नॉट बी इक्वल टू sin 0. अगर आपका sin 0 की बात करें तो एग्जैक्टली ये आपका cot की तरह आ जाता है. तो हमारे पास वही बात आ गई कि क्योंकि यहाँ पे आपका जो ओनली फंक्शन दिया गया cosecant इज इक्वल टू 4x, सो वी कैन से कि x शुड नॉट इक्वल टू n पाई. हम कहते हैं पुट x इज इक्वल टू 4x, क्योंकि 4x गिवन है तो 4x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई. तो पाई से अगर क्योंकि हमारे पास ये n पाई है, यहाँ पे आपका 4x है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई और पाई बाय 4. सो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस की अगर हम बात करें तो वही बात कि डोमेन ऑफ cosec 4x is equal to real minus x, whereas x belongs to z and x not equal to pi by 4, and उसके बाद आपका n belongs to या n pi by 4 n belongs to z, and range जो इसकी फिक्स होती है that is y greater than equal to -1 and y greater than equal to 1. So that's it for the domain and range concept. उसके बाद आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. एक बहुत इजी क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन. इवन एंड ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट बेटा बहुत सिंपल है. अगर हम फंक्शन की जगह पर -x पुट करें और हमारे पास वही फंक्शन आ जाए दैट इज इवन, और अगर हम पुट करें -x और माइनस ऑफ फंक्शन आ जाए, इसे हम कहते हैं ऑड फंक्शन. हम क्या करेंगे? बारी बारी इसको देखेंगे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ये है कि आपका जितने भी फंक्शंस हैं उनके अंदर अगर मैं बात करूँ जेनेरिकली कि आपका सिर्फ और सिर्फ साइन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, उसके बाद टैन माइनस थीटा एंड कॉट माइनस थीटा, ये सारों का माइनस आपका बाहर आ जाता है. माइनस कॉसेक थीटा, माइनस टैन थीटा एंड माइनस कॉट थीटा. सिर्फ दो फंक्शंस ऐसे हैं जैसे आपका कॉस माइनस थीटा, चूंकि इसका आपका क्लॉकवाइज एंगल होता है, उसके लिहाज से आपका इसका नेगेटिव चेंज हो जाता है पॉजिटिव में, एंड सीकेंड नेगेटिव थीटा भी आपका पॉजिटिव सीकेंड थीटा में चेंज हो जाता है. सो इस पॉइंट को हम अपने सामने रखेंगे, बारी बारी क्वेश्चंस करते हैं. मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स. मैं कहता हूँ पुट x इज इक्वल टू -x, तो मेरे पास आ जाएगा साइन -x कॉस -x. तो साइन का माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन एक्स, पर प्लस माइनस माइनस एक्स, कॉस का नेगेटिव क्या चेंज हो गया पॉजिटिव में, ये आ गया कॉस एक्स. अगर आप देखें तो दोनों में से नेगेटिव कॉमन आ रहा है. अगर नेगेटिव कॉमन लें तो मेरे पास क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स. अगर इस चीज़ की बात करें, ये पूरा फंक्शन है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस फंक्शन. अब चूंकि माइनस के बराबर तो ये हो जाएगा आपका ऑड फंक्शन. इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं, पुट x इज इक्वल टू -x, यहाँ पे आ गया y माइनस एक्स का क्यूब साइन -x कॉस -x. अब चूंकि अगर नेगेटिव 1 है और ऊपर पावर ऑड हो तो आपका नेगेटिव रहता है -x³. अब साइन का नेगेटिव अगर बाहर आएगा माइनस साइन एक्स
एंड कॉस का आपको पता है नेगेटिव चेंज हो जाता है पॉजिटिव में, तो ये आ गया आपका कॉस एक्स। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स। अगर हम देखें तो पूरे का पूरा फंक्शन बन गया पॉजिटिव फंक्शन, इट्स मीन ये मेरे पास क्या है आपका इवन फंक्शन। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो मेरे पास इस वक्त सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y बराबर आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर tan माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स एंड साइन माइनस एक्स। नेगेटिव का स्क्वायर होता है आपका पॉजिटिव और ये आ जाएगा माइनस tan एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, ऊपर से ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर tan एक्स, नीचे बेटा हमने नेगेटिव कॉमन लिया तो x प्लस साइन एक्स। अब अगर आप देखें नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, ये चीज़ मेरे पास पूरी बन गई है फंक्शन। अगर पूरा फंक्शन बन जाए तो ये होता है आपका इवन फंक्शन। सेम इज द केस अगर हम नेक्स्ट पार्ट्स पे चलते हैं, यहाँ पे पार्ट नंबर 4 है मेरे पास। अगर हम बात करते हैं 4 की, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स। तो मेरे पास क्या होगा कि नेगेटिव की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव एक्स क्यूब साइन का बाहर आ जाएगा नेगेटिव साइन एक्स, एंड कॉस का नेगेटिव क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव। ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो मेरे पास आ गया एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स, ये पूरे का पूरा बन गया फंक्शन। अगर पॉजिटिव फंक्शन बन जाए दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पार्ट नंबर 5, ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y बराबर आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स प्लस tan माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस साइन का बाहर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस tan एक्स, बेटा नेगेटिव ऊपर से कॉमन लिया साइन स्क्वायर एक्स, नीचे अगर नेगेटिव कॉमन लिया x प्लस tan एक्स, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, मेरे पास फंक्शन बन गया। क्योंकि ये पूरा फंक्शन बना है इट्स मीन इट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। सेम इज द केस नाउ हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 एंड 7 की, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, मेरे पास क्या आ गया y tan माइनस एक्स माइनस साइन माइनस एक्स ओवर माइनस आपका साइन क्यूब माइनस एक्स। सो मेरे पास ऊपर से अगर हम बात करें एक नेगेटिव tan एक्स नेगेटिव पॉजिटिव साइन एक्स ओवर नेगेटिव साइन क्यूब एक्स, क्योंकि फंक्शन नहीं बन रहा हम क्या करते हैं नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो ये आ गया tan एक्स माइनस साइन एक्स ओवर साइन क्यूब एक्स, नीचे भी नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो बेसिकली मेरे पास आ गया ओरिजिनल आपका फंक्शन। तो ये क्या होगा आपका इवन। सेम इसी केस अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू सीकेंट माइनस एक्स tan माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस सीकेंट एक्स, एंड यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो x प्लस tan एक्स, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, पूरा फंक्शन बन गया। अगर पूरा फंक्शन बन गया ये भी क्या हो गया आपका, सॉरी सीकेंट का नेगेटिव बेटा आपका पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और चूंकि ये बाहर से हमने नेगेटिव लिया तो ये नेगेटिव ऑफ एफ एक्स बन गया। जब नेगेटिव ऑफ एक्स बन गया ये मेरे पास बन जाएगा ऑड फंक्शन। लास्टली मेरे पास है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर साइन माइनस एक्स कॉट माइनस एक्स।
तो यहाँ पर नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, आपका नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इनटू माइनस साइन एक्स एंड प्लस कॉट एक्स। अगर बात करें तो मेरे पास जो ओरिजिनल चीज़ बची यहाँ पे वो नेगेटिव है, नेगेटिव हम बाहर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स एंड कॉट एक्स की अगर बात करें तो ये मेरे पास आ गया माइनस ऑफ फंक्शन दैट इज ऑड फंक्शन। तो मेरे पास ये प्रूव हो गया आपका कि ये आपका ऑड फंक्शन है। उसके बाद आई होप आपको इवन और ऑड के सारे कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब 6 के अंदर बेटा बहुत सिंपल सी 2-3 चीज़ें हैं वो समझने वाली। वो ये हैं कि टोटल हमारे पास 6 फंक्शन है, साइन कॉस कॉसेक एंड सीकेंड। इनके हमारा जो पीरियड होता है ना, ये 2 पाई फिक्स है। सिर्फ जो टैन और कॉट है ना, इसका पीरियड हमारे पास पाई होता है। अब सिंपल सी बात ये कि अगर आपके पास इंडिविजुअल फंक्शन गिवन है तो आपने करना क्या है कि उसका जो पीरियड होता है ना, पीरियड ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए, ये मेरे पास किसी भी फंक्शन का पीरियड होगा, यानी पीरियड ऑफ अ फंक्शन। ये तब केस है जब आपका सिंगल होगा। देखिए जो भी एंगल के साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है दैट इज लाइक दिस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं सीकेंड का पीरियड की बात करूँ 2 पाई होता है, तो पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू 6 सीकेंड 2x माइनस 3 इज 2 पाई इस फंक्शन का पीरियड है डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 2, तो दैट इज 2/2, दैट इज मीन इसका पीरियड आ जाएगा मेरे पास पाई। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि जो बाकी इनके फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस का 1/1 पीरियड फाइंड करेंगे। एंड नाउ अगर मैं बात करता हूँ दूसरे फंक्शन की, तो दूसरे फंक्शन में मेरे पास है y इज इक्वल टू कॉस 5x प्लस 4। यू कैन से पीरियड इज कॉस का होता है 2 पाई एंड यहाँ पे a क्या है आपका 5, तो बेसिकली 5 का मॉड यानी 2 पाई बाय 5। तीसरी अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 3, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पीरियड, अब साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, वेरी गुड। और ये क्या होता है आपका a दैट इज 3, 2 पाई बाई 3। अगर मैं बात करता हूँ ये आपके सिंगल फंक्शंस हैं, यहाँ पे क्योंकि साइन है तो पीरियड इज पार्ट 5 की बात कर रहे हैं हम 2 पाई, और यहाँ पे a क्या है 2/2, 2 से 2 कैंसिल पाई। अब फर्क कहाँ पे आता है जब हमारे पास 2 फंक्शंस आ जाते हैं। इफ यू टॉक cot 4x एंड sin 4x, हमने क्या करना है, पहले इन दोनों का अलग पीरियड फाइंड करना है। तो cot 4x पीरियड, अगर मैं बात cot का पीरियड होता है पाई बाई 4 एंड sin 5x/2 पीरियड की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई ओवर 5/2, क्योंकि ये मेरे पास क्या है a है दैट इज 4 पाई बाय 5। अब यहाँ पे किसका फार्मूला है, वो क्या, जब आपका कंपोजिट आ जाता है पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू कॉट 4x प्लस साइन 5x/2, अगर मैं इसके पीरियड की बात करूं इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमिनेटर ऑफ बोथ फंक्शंस ओवर HCF ऑफ ओनली कोफिशिएंट्स ऑफ पाई। मीन अगर हम बात करें तो यहां पर पहले बात करता हूं मैं LCM की। LCM एक है 1 पाई और एक है 4 पाई, तो LCM में आपको पता दोनों चीज़ें आ जाती है। ये आ गया 4 पाई, 1 × 4 4। इसी तरह अगर मैं HCF की बात करूं तो 1 एंड 4 का HCF 1 × 4 1, और ये आ जाएगा 1 × 2 × 2, ओनली कॉमन इज 1। सो मेरे पास इस कंपोजिट फंक्शन का पीरियड क्या आ जाएगा 4 पाई ओवर 1 दैट इज 4 पाई। इसी तरह अगर हम इसके लास्ट क्वेश्चन की बात करें उसके अंदर भी आपके 2 पार्ट्स हैं।
सो अगर मैं बात करता हूँ tan की, tan 3x पीरियड मेरे पास आ जाएगा बेटा π/3 एंड 75 cos x पीरियड की बात करूं तो 2π/1। अब एलसीएम अगर सिर्फ न्यूमिनेटर की बात करूं, यहां पे पाई है, यहां पे 2π है, पाई एंड 2π, 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2π। एचसीएफ बात करूं 1 और 2 का, 1 × 1 1 × 2 तो ये आ जाएगा 1। सो पीरियड ओवरऑल क्या आ जाएगा मेरे पास एलसीएम ओवर एचसीएफ, यानी 2π/1 दैट इज 2π। सो बेसिकली आप पहले एलसीएम लेते हैं पूरे न्यूमिनेटर का, उसके बाद जो आप एचसीएफ लेते हैं सिर्फ डिजिट्स का लेते हैं जो पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर मेरे पास है आपका 10, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये बात करता है कि आप क्या करें कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी। एसी क्या होता है बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट, जो कि आपका दो डायरेक्शंस के अंदर फ्लो करता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। जनरल फार्मूला ये है A = एम्पलीट्यूड साइन, यहाँ पे जो K शो करता है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड D इज फेज शिफ्ट एंड C इज वर्टिकल शिफ्ट। ये इसके पैरामीटर्स हैं। अब पहली बात कहता है पीरियड ऑफ 56 हर्ट्ज AC। व्हाट इज पीरियड? पीरियड इज बेसिकली टाइम आफ्टर विच a function repeats itself, जिसमें फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है। अगर हम बात करें ये एक पॉजिटिव पीक, एक नेगेटिव पीक, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पीक, देन पॉजिटिव नेगेटिव पीक, ये फंक्शन आपका इस टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। सो बेसिकली हमारे पास 56 हर्ट्ज का मतलब क्या है 56 साइकिल। अब टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? टाइम पीरियड इज टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। यानी हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, T = 1/f। तो 1/56, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/56 हर्ट्ज। ये उसका आ जाएगा पीरियड, जो कि उसके सिर्फ एक साइकिल को कंप्लीट करने का टाइम है। नाउ अगर मैं बात करूं K की, तो K यहाँ पे क्या है बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं 2πf। अब 2π आपका फिक्स है, f यहाँ पे आई है मेरे पास 56, तो ये आ जाएगी 112π। अगर हम इसको डिग्री के अंदर, क्योंकि आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री के अंदर आंसर, क्योंकि बुक में आपका डिग्री में आंसर है 2160 डिग्री। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? बेसिकली यू कैन से मैक्स वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, यानी अगर ये हमारे पास एक फंक्शन है तो मेन पोजीशन से लेकर टॉप तक जो वैल्यू होती है इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब उसने हमें मैक्सिमम वैल्यू दे दी है दैट इज 180, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? एम्पलीट्यूड इज 180। नाउ लास्ट थिंग इज, इसी जो इक्वेशन थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसको शॉर्ट करके लिखें तो याद रखिए मेरे पास आ जाएगा Vt इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड की जगह पे आ गया A की जगह पे 180 साइन, और उसके बाद मेरे पास आ गया आपका 20, जो हमने इसका K की वैल्यू फाइंड की 160, साथ में T, एंड अगर हम बात करते हैं लाइक दिस T -0, क्योंकि फेज शिफ्ट भी 0 था एंड वर्टिकल शिफ्ट भी 0 थी, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया 180 20 160 T 180 साइन 20 160 T। ये मेरे पास इस पूरे फंक्शन का आंसर आ गया।
नाउ हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9 में क्या कहता है, 9 में हमें ये कहता है कि आपने फंक्शंस को ग्राफिकली सॉल्व करें। और ग्राफिकली सॉल्व करने का पर्पस क्या है, याद रखिए हमारे पास बेसिकली फंक्शन है। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अब यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स के दो फंक्शन गिवन है। बेसिकली हमने करना क्या है, हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या जहाँ पे ये आपके ओवरलैप करते हैं वो फाइंड करना है। इफ़ वी सी, अगर हम इसकी बात करें तो मेरे पास जो इस वक्त मैंने क्या किया है, साइन एक्स और कॉस एक्स की, क्योंकि इनका पीरियड क्या होता है आपका 2 पाई। जब इनका पीरियड 2 पाई है तो मैंने 2 पाई के लिहाज से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए 30 की। बट वी नो दैट एट 45 डिग्री, 45 डिग्री के ऊपर अगर आप जानते हैं 1/√2 साइन की वैल्यू भी होती है और कॉस की वैल्यू भी होती है। हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को बारी बारी प्लॉट करेंगे। रेड कलर से मैंने शो किया साइन को। इफ यू सी एट द ग्राफ, तो मेरे पास 0 के ऊपर साइन 0 है, 30 के ऊपर साइन है 0.5, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। 40 के ऊपर इसकी वैल्यू है आपकी, इफ वी सी दैट इज बेसिकली 0.707, एंड 60 के ऊपर इसकी वैल्यू है 0.86, एंड 90 पे वैल्यू है 1। इसी तरह मैं क्या करूँगा, अगर बात करता हूँ 120, वहाँ पे भी आपकी इसकी वैल्यू 0.86 है, एंड उसके बाद 0.5 है, एंड 180 पे साइन की वैल्यू है 0। इसी तरह 210 पे -0.5, 225 पे -0.707, और 240 पे -0.86, 270 पे अगेन लाइक 270 लाइक दिस। देन आपका 300 के ऊपर -0.86 ये वाली वैल्यू, 330 पे -0.5, एंड 360 पे 0। तो अगर मैं इनको फ्री हैंडली स्केच करूं तो ये मेरे पास इसका ओवरऑल ग्राफ बन जाएगा साइन एक्स का। अब हम बात करते हैं कॉस एक्स की। अगर मैं कॉस एक्स को ड्रॉ करता हूं, देखिए कॉस 0 पे 1 है, उसके बाद कॉस 30 के ऊपर 0.86 है, उसके बाद आपका 45 पे 707 है, 60 पे 0.5 है, एंड 90 पे ये आपका 0 है, एंड कॉस 120 पे -0.5 है, एंड देन 0.86 अगर हम बात करें, एंड 180 पे -1, देन 210 पे -0.86, एंड 225 पे 0.707, एंड 240 पे -0.5, एंड 270 पे अगेन 0, एंड देन 0.300 पे आपका 0.5, एंड 330 पे 0.86, एंड 360 पे आपका 1। सो इफ वी चेक दिस, तो ये मेरे पास आपका एक ग्राफ आया। ये वाला जो ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये वाला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब अगर हम देखें तो इनके दो पॉइंट्स ऐसे आए हैं जहां पर जो ग्राफ है आपका वो कोइंसाइड कर रहा है लाइक दिस एंड दिस। सो यू कैन से x इज इक्वल टू π/4 और 45 डिग्री एंड 225 डिग्री, where graphs are coinciding. Same is the case। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर। यहाँ पे एग्जैक्टली वही सवाल था कि y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स की मैंने वैल्यू सेम इज द केस यहाँ से ले ली, एंड कॉस एक्स की जो वैल्यूज हैं मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे कहता है y इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6। तो अगर हम 3.14 करते हैं 6 से करते हैं तो ये 0.5 आएगा। अब 0.5 क्योंकि ये लाइन है, 0.5 पे उसकी वैल्यू 1 होगी, मैच कर लिया, 6 के ऊपर ये मैच कर लिया, तो बाकी सारी वैल्यूज तो बाहर हैं। तो अगर हम गौर करते हैं तो ये जो आपका पॉइंट है जहाँ पे यू कैन से
0.5, x इज इक्वल टू 0.5। यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये आपका मैच कर रहा है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ। लास्टली अब इसके बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो आपने अगले पार्ट में आपने इसी ब्लैक की जगह पे कॉस ड्रा कर लेंगे और फिर टैन ड्रा कर लेंगे, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की और 8 की। देखिए 7 और 8 एग्जैक्टली आपके सेम क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि कहता है सॉल्व द ग्राफ एट अ सेम पेपर। इसका मतलब क्या, सेम स्केल, मतलब आपने सिर्फ ग्राफ ड्रा करना है, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या ये चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, साइन एक्स, मुझे पता है कि साइन की जो पीरियड है दैट इज़ 2 पाई, तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मैंने साइन को यहाँ तक ड्रॉ कर लिया और उसकी वैल्यूज फाइंड कर ली। इसी तरह साइन 2x, यानी आप क्या करेंगे 2 इंटू 0, देन 2 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू 60 डिग्री। मैंने क्या किया, सारे एंगल्स की वैल्यू रेड पेन से फाइंड कर ली। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को एक ही पेपर पर ड्रॉ करना है। तो बेटा ड्रॉ कर लेते हैं। आई हैव दी ब्लैक पेन फॉर द साइन फंक्शन। इफ़ यू सी साइन आपका अगर हम देखते हैं 30 के ऊपर 0.5 है, 60 के ऊपर आपका 0.86, 90 पे आपका 1 है, 120 पे अगेन 0.86 एंड 150 पे अगेन 0.5 एंड 180 पे आपका 0। सेम इज द केस 210 पे -0.5, 240 पे 0.86 नेगेटिव का, 270 पे -1 एंड 300 पे -0.86 एंड 330 पे आपका 0.5 एंड देन 360। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने साइन 2x का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर लिया, दैट इज y इज इक्वल टू साइन x। अब मैंने क्या करना है, दूसरा ग्राफ इसी स्केल के ऊपर इसके ऊपर प्लांट करना है। सो मेरे पास साइन 2x 0 पे क्या है, 0 है, देन 0.5 के ऊपर ये जो ग्राफ है मेरे पास वो कितना है 0.86, यानी 30 के ऊपर मेरे पास यानी जो 60 इनडायरेक्टली बनती है 0.86, देन 60 के ऊपर अगर बात करूं वहाँ पे भी 0.86 है। अब याद रखिए साइन की जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में है। आल दो ये ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू आपकी 1 आती है, तो 1 हम यहाँ पे खुद लगाएंगे। इसी तरह 90 की बात करें तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 है। सो बेसिकली ये ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा। उसके बाद 120 पे -0.86 है एंड 150 पे भी आपका -0.86 है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में क्या है, -1 वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, -1 के अकॉर्डिंगली इसको लेके चलेंगे। इसके बाद 210 की अगर बात करें तो 0.86 अगेन एंड 240 के ऊपर भी 0.86, डेफिनेटली इन दोनों के बीच में क्योंकि उसकी रेंज 1 है। देन 270 पे आपका 0 लाइक दिस, देन 0.86 एंड 330 पे भी 0.86, बीच में आपका -1 एंड 360 पे आपका 0। सो इस तरीके से आपने दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लिए, दैट इज y इज इक्वल टू साइन 2x। तो आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जो y इज इक्वल टू cos x से 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको इस पूरे की समझ आई होगी। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, दैट इज अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3, तो इसके अंदर भी सिर्फ हमने मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स तो हमने ड्रॉ कर लिए हैं। जैसे y इज इक्वल टू 2 साइन x, तो आप क्या करेंगे, पहले साइन x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, करने के बाद सारी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी जो रेंज आएगी बेटा वो आपकी, चूँकि -1 एंड 1 हमने बात की थी कि अगर फंक्शन के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो रेंज के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसकी रेंज आपकी इस तरह से आएगी। तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 द ओनली क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 9 ट्राई करना है, और अगर कोई इशू हुआ तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, आई विल डू इट फॉर यू एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 9। आई होप आपको समझ आया होगा। इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
एंड अपने कमेंट्स लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।